नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज से अब हम कक्षा 12 का जीव विज्ञान पढ़ना प्रारंभ करेंगे। कक्षा 12 का जीव विज्ञान, इसका सिलेबस पहले हमने डिस्कशन कर लिया है। बताया गया है उसमें कि 5 इकाइयों में जो है पूरे जीव विज्ञान को पढ़ना है और उसी का पहला यूनिट हम प्रारंभ कर रहे हैं, जो है क्या, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। इसमें जो है 4 अध्याय आएंगे, 4 चैप्टर आएंगे, जिसमें पहला चैप्टर है क्या, जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस अध्याय को जो है हमने पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पर। वीडियो क्वालिटी थोड़ा सही नहीं होने के कारण इसे फिर से मुझे अपलोड करना पड़ रहा है। इसमें हम जानेंगे कि जीव किस प्रकार से जनन करते हैं, जीवों में कितनी विधियों से जनन होता है, उन सभी विधियों के बारे में जो है इस अध्याय में हमें पढ़ना है। तो शुरू कर रहे हैं यह अध्याय, जो है क्या, जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग आपका आएगा, वो है जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पैन। जीवन अवधि, इसी को कहेंगे लाइफ स्पैन, है क्या। जीवन अवधि क्या कहा जाएगा, तो पृथ्वी पर बहुत से जीव हैं, जीवधारियों की अनेकों जातियां विद्यमान हैं और सभी जाति एक दूसरे से लक्षणों में भिन्न होती हैं और इन जीवों का जन्म होता है और ये जीव एक निश्चित जीवन अवधि पूरा करने के बाद मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यानी कि बर्थ के बाद जीव संबंधित सभी क्रियाएं कंप्लीट करने के बाद ये अंततः इनका मृत्यु हो जाता है। तो जीवन अवधि इसी से संबंधित है, जीवों का जन्म से लेकर के उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहा जाता है। क्या, तो जीवों के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं, यानी कि लाइफ स्पैन कहते हैं। क्या मतलब कि जीव का जन्म होता है और वह निश्चित जीवन अवधि पूरा करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। समस्त जीवों का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, जितने भी जीव हैं उनका अपना एक लाइफ स्पैन होता है और लाइफ स्पैन के दौरान ही वे जीवन संबंधित सभी क्रियाएं करते हैं और उसके बाद से अंततः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और इसे ही कहा जाता है जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पैन, यानी कि जीवों के जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को कहा जाता है जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पैन। इतनी बात समझ में आई। तब हम कुछ जीवों का लाइफ स्पैन जान लेते हैं कि किसका जीवन अवधि कितना होता है, किसका जीवन काल कितना होता है। जैसे देखिए मनुष्य का, तो मनुष्य का जो जीवन अवधि होता है मनुष्य, तो यह होता है 70 वर्ष। कितना, तो लगभग में 70 वर्ष, यानी कि मनुष्य 70 वर्ष जीता है। इसका जीवन अवधि जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय का कितना निर्धारित है, 70 वर्ष। और भी बहुत सारे जीव है जिसकी अपनी जीवन अवधि है, जैसे कि आम का पेड़ 20 से 25 वर्ष, 25 से 30, एक मिनट, आम का पेड़ ये जो है 20 से 25 वर्ष इसकी जीवन अवधि होता है। क्या, तो 25 वर्ष, यानी कि आम का जो पौधा है 20 से 25 वर्ष जीता है, ये कह सकते हैं साधारण सी भाषा में। और भी जीवों का जान लेते हैं, जैसे एलिफेंट है, हाथी, इसका जो है 65 से 70 वर्ष होता है जीवन अवधि। रोज है यानी कि गुलाब का फूल 5 से 7 वर्ष होता है।
उसके बाद से डॉग है यानी कि कुत्ता, 20 से 25 वर्ष इसकी जीवन अवधि होती है। उसी तरह से हार्स है, 50 से 60 वर्ष होता है हॉर्स का। उसके बाद से फैमिली फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई, फैमिली का फ्रूट फ्लाई, इसका जीवन अवधि होता है 30 डेज यानी कि 30 दिन। और राइस का जीवन अवधि होता है 3 to 4 मंथ, 3 से 4 महीने। इसके साथ ही साथ बनियान ट्री यानी कि बरगद का पेड़, इसका जो जीवन अवधि होता है 200 ईयर्स प्लस यानी कि 200 वर्ष से अधिक इसके जीवन अवधि होता है बनियान ट्रीज का। और भी बहुत सारे जीव हैं जिसका अपना जीवन अवधि है, आपके एनसीईआरटी में है। तो यहाँ पे जो है हम एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस जो है आपको लेकर के चल रहे हैं। 2020-21 में जो है इस लेसन को जो है हटा दिया गया है, 30% सिलेबस आपका कम किया गया है यूपी बोर्ड के लिए केवल, अन्य बोर्ड के लिए अभी कोई सूचना नहीं है। तो अन्य बोर्ड वाले इस लेसन को पढ़ेंगे, यूपी बोर्ड वाले भी इस लेसन को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले आप नीट का एग्ज़ाम देंगे या आगे ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहाँ पे इस अध्याय की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही साथ आप जो है इसमें अगले लेसन को पढ़ेंगे तो उसमें भी इस अध्याय की आवश्यकता पड़ेगी। तो सभी को पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। भले ही सिलेबस से निकाल दिया है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, आप जो एग्ज़ाम के समय इसका जो है रिवीजन मत कीजिएगा इस अध्याय का, लेकिन अभी आप सभी को पढ़ना है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं। हम एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट कराएंगे यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे जो है हम जाने क्या, जीवन अवधि के बारे में। सभी को स्पष्ट है? तो आप जो है कमेंट कीजिए कि हाँ सब कुछ स्पष्ट है, समझ में इतनी बातें आई हैं। लाइफ स्पैन जो है सभी लोग समझ लिए हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी जीव हैं उनका अपना एक लाइफ स्पैन होगा, लेकिन जन्म के बाद उसकी मृत्यु हो गई, फिर भी वैसा ही जीव इस पृथ्वी पर देखने को मिलता है। आखिर में ये कैसे हुआ? उसी तरह का जीव पृथ्वी पर क्यों देखने को मिला? यानी कि मृत्यु से पहले सभी जीव एक क्रिया करते हैं जिसको कहा जाता है जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। जनन, इसे ही कहेंगे रिप्रोडक्शन। और ये है क्या? जनन है क्या? तो अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपने ही जैसा क्या? तो अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? तो जनन कहलाता है। और सभी जीवों में यह क्षमता होती है, ये क्रिया करने की क्षमता होती है, यानी कि अपनी ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता को ही जनन कहा जाता है। इसीलिए लाइफ स्पैन के बाद भी उस जीव की जाति पृथ्वी पर बरकरार रहती है, बनी रहती है, समाप्त नहीं होती है। यही कारण है, जनन ही कारण है कि जीवों की जाति जो है इस पृथ्वी पर बनी हुई है, समाप्त नहीं होती है। यानी कि जीव जनन के द्वारा अपनी ही जैसी संतति पृथ्वी पर छोड़ जाते हैं अपनी मृत्यु से पहले, और इसीलिए उस जीव की जाति बनी रहती है। यहाँ तक बात समझ में आई? जनन है क्या? तो जनन में क्या होता है कि जीवों में अपनी ही जैसी संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है, और इसी को कहते हैं क्या? जनन। इसे ही कहते हैं जनन। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हम जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन के प्रकार। यानी कि जीवों में कितने प्रकार से जनन होता है, जीवों में कितने प्रकार से जनन होता है। तो समस्त जीव दो ही तरह के जनन करते हैं, यानी कि दो प्रकार से जीवों में जनन होता है। एक को कहा जाता है अलैंगिक जनन, और दूसरे को कहा जाता है लैंगिक जनन।
बोले तो अलैंगिक जनन को कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन को कहा जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो समस्त जीवधारी दो ही तरह का जनन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सभी जीवधारी दो ही तरह का जनन करते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब जो है बारी बारी से हम लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। इतनी बात आई समझ में तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो अब हम जानेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में और फिर पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। हाँ, तो सबसे पहला जो जनन है क्या, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन इसे बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, आइए समझ लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, तो वह जनन जिसमें एक ही जीव की आवश्यकता हो, यानी कि एकल जीव से नया जीव उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार के जनन को कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि सिर्फ एक जनक की आवश्यकता हो, सिर्फ एक जनक की आवश्यकता हो, आवश्यकता हो, यानी कि वह जनन जिसमें सिर्फ एक ही जीव की, एक ही जनक की आवश्यकता हो, उसे ही कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। जैसे कि ये जो है एकल जीव है, एक ही जीव है, इसे कहेंगे ये क्या है, तो जनक है। क्या है, तो ये जनक है, यानी कि पेरेंट है, और इससे जो है नई संतति बनती है। क्या, तो ये नया जीव है, इसे हम संतति कहेंगे। क्या, तो संतति, यानी कि जनक से संतति का निर्माण हो रहा है। एक जीव अपने ही जैसा नया जीव बना रहा है, इसे ही तो जनन कहेंगे। और एकल जीव अपने जैसा नया जीव बना रहा है, इसे हम कहेंगे अलैंगिक जनन। इसे क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। बात समझ में आ रही है। तो जनक से जो नया जीव बनता है इसे हम संतति कहते हैं। क्या कहते हैं, तो संतति कहते हैं। एक बात और देखिए क्या है, तो इस जनक में जो गुणसूत्र होगा, जनक में जो क्रोमोसोम होगा, वही क्रोमोसोम जो है इसकी संतति में जाएगा। मतलब क्या, इसका जो लक्षण होगा जनक का, वही जो लक्षण होगा संतति में भी उत्पन्न होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जब जनक अपनी संतति के समान हो, एक मिनट, जब संतति अपने जनक के समान हो, जब संतति क्या हो, अपने जनक के समान हो, तो इस प्रकार के जनन को कहा जाता है क्या, क्लोन। इस प्रकार के लक्षण को कहा जाता है क्लोन। क्या कहते हैं, तो क्लोन कहते हैं। क्लोन यानी कि जब संतति अपने जनक के ही हूबहू समान होती है, बिल्कुल समान, और इसी को हम कहते हैं क्या, क्लोन। इसे ही कहते हैं क्लोन। बात यहाँ तक समझ में आई? बात समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे चल करके आगे के लेसनों में जो है हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। अभी आप जो है मेरी बातों को समझिए, यहाँ पे अभी हमारे साथ जो है आप कनेक्ट होइए, उसके बाद से हम जो है इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर हमें देख रहे हैं, पहले भी हमें देखे हुए हैं। आप जो है हमारे साथ रहिए और कनेक्शन बनाइए। हम जो है आपको बायोलॉजी बिल्कुल आसान करेंगे और पूरा एनसीईआरटी सिलेबस देखते ही देखते आपको पढ़ा देंगे और आप खूब अच्छे से सीख लेंगे। बातें समझ में आ रही होगी हमारी। ठीक, तो आप जो है जो भी आप समझ रहे हैं हमसे उसका जो है कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट अवश्य देखेंगे और उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अलैंगिक जनन हम लोगों ने जाना कि जो संतति होती है लैंगिक जनन में अपने जनक के हुबहू नकल होती हैं, हुबहू समान होती हैं, कॉपी होती हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, क्लोन। इसे ही कहते हैं क्लोन। और नीट हो या कोई भी एग्जाम हो पूछता है क्लोन किस प्रकार के जनन की देन है,
किस प्रकार के जनन की देन है? तो है अलैंगिक जनन। यहाँ तक बात समझ में आई? तब हम लैंगिक जनन समझा देते हैं। ठीक, कौन सा जनन? तो लैंगिक जनन। चलिए दूसरा देख लेते हैं, लैंगिक जनन। दूसरा जो होगा लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये है क्या? तो इसकी परिभाषा पहले जानिए क्या है। तो वह जनन जिसमें दो जीवों की आवश्यकता हो, यानी कि संतान उत्पन्न करने के लिए, नया जीव बनाने के लिए जब दो जीवों की आवश्यकता होती है तो इस तरह के जनन को कहा जाता है लैंगिक जनन। इस तरह के जनन को क्या कहा जाता है? तो लैंगिक जनन। यहाँ तक बात समझ में आई? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? यानी कि वह जनन जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। वह जनन जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। जनकों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही जनन को कहा जाता है लैंगिक जनन। अभी इसको खूब अच्छे से समझाएंगे, आप जो है बने रहिए। क्या? तो वह जनन जिसमें दो विपरीत जीवों की आवश्यकता होती हो। दो विपरीत जीव मतलब कि एक जीव को नर भाग कहा जाएगा और दूसरे को जो है मादा भाग कहा जाएगा। नर भाग और मादा भाग। और सेल्स जो होती हैं वे द्विगुणित होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, जिसको कि हम 2n कहते हैं। ठीक, समझिए यहाँ पे क्या कहते हैं? 2n। कोई भी कोशिका होती है उसमें गुणसूत्र जो होते हैं वे द्विगुणित होते हैं, जिसे 2n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब सेल्स में विभाजन हो और उसकी संतति में, ये जो है जनक हो गया और इससे जो है नई सेल्स बनेगी तो ये इसकी संतति होगी, और उसकी संतति में भी अपने जनक के ही समान गुणसूत्र हो, यानी कि डिप्लॉयड पेरेंट है तो उसकी जो संतति है वो भी क्या होगी? डिप्लॉयड होगी। तो इस प्रकार के विभाजन को कहा जाता है समसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं इसे? समसूत्री विभाजन। ठीक, दूसरी बात कि जब जनक द्विगुणित हो, यानी कि उसमें गुणसूत्र जो है डिप्लॉयड हो और इसके विभाजन से नई कोशिका बनती हो, और ये जो नए होते हैं कोशिका वे अगुणित हो, यानी कि केवल n हो, हैप्लॉयड हो, तो इस तरह के विभाजन को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जानिए, यहाँ पे समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो समसूत्री विभाजन जो होता है दैहिक कोशिकाओं में होता है, दैहिक कोशिकाओं में, और जनन कोशिकाओं में जो होता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होगा? तो अर्धसूत्री विभाजन। जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन भी होता है, ये भी बात जानिए। दोनों विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, लेकिन दैहिक कोशिकाओं में जो है केवल समसूत्री विभाजन होता है। ठीक, इतनी बात आई समझ में? तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे जो नर होते हैं वे द्विगुणित होंगे, यानी कि 2n, और मादा भी क्या होंगी? तो द्विगुणित होंगी, यानी कि 2n। ये नर जनन भाग है और यह मादा जनन भाग है, और इसमें कौन सा विभाजन होगा? ये वाला कि ये वाला? ये अर्धसूत्री विभाजन होगा ना। तो नर भाग में होता है विभाजन जिसे कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जिसके द्वारा ये जो युग्मक है किसमें ये जो है किसमें बदल जाते हैं? n में। किसमें? तो n में। और अर्धसूत्री विभाजन से जनन भाग में जनन कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन से जो बनता है उसे कहा जाता है युग्मक। उसे कहते हैं क्या? युग्मक। इंग्लिश में कहेंगे इसको गेमिट। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? गेमिट। जानिए इसको। मादा भाग में भी वही अर्धसूत्री विभाजन होगा और यहाँ पर भी युग्मक बनेगा, यानी कि गेमिट बनेंगे। क्या? तो गेमिट। ठीक, अब जो है जानते हैं कि ये युग्मक कैसे होंगे? तो अगुणित होंगे। ये युग्मक कैसे होंगे? तो अगुणित होंगे। इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ और युग्मक का निर्माण हुआ।
तो लैंगिक जनन की एक विशेषता है कि वह जनन जिसमें युग्मक बनता हो वही लैंगिक जनन होगा, जिसमें युग्मक नहीं बनता है वो लैंगिक जनन नहीं होगा। बात समझ में आई? लैंगिक जनन क्या होगा? बातें समझ में आ रही हैं तो आपको कमेंट करना है कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक, उसी के हिसाब से हम जो है आपकी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे जो आपका पूरा NCERT हम कंप्लीट कराएंगे। अब जो है क्या होता है, यहाँ पे नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक, एक एन यहाँ से आया, एक एन यहाँ से आया, तो फिर से 2n का निर्माण हुआ। किसका? तो 2n का। और इसको कहा जाता है युग्मनज। युग्मनज। और ये कैसा है? तो 2n है। कैसा है? तो 2n है। इसी को इंग्लिश में बोला जाएगा जाइगोट। जाइगोट यानी कि नर और मादा युग्मकों के संयोजन से जाइगोट बनता है, और जाइगोट के विकास से नई संतति का निर्माण होता है। नई संतति का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ? नर और मादा युग्मकों के संयोजन से नई संतति का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। यहाँ पर भी तो नई संतति बन रही है। जनन का मतलब ही है कि अपनी ही जैसा नई संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। दोनों जनन आप समझ लिए होंगे, लैंगिक जनन भी और अलैंगिक जनन भी। थोड़ा सा लैंगिक जनन में अब हम बात कर रहे हैं क्या, तो नर जो युग्मक होगा उसमें नर के लक्षण होंगे, और जो मादा युग्मक होगा उसमें मादा के लक्षण होंगे। तो जो ये युग्मनज बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, वह बिल्कुल नर के समान नहीं होगा, बिल्कुल मादा के समान नहीं होगा। क्या मतलब? कि यह अपने जनक से भिन्न होगा। जो नई संतति यहाँ पे उत्पन्न होगी वह अपने जनक से भिन्न होगी। और जब जनक से संतति भिन्न होती हैं लक्षणों में, थोड़ा बहुत या थोड़ा सा भिन्न हो या बहुत सारा भिन्न हो, जब जनक से संतति लक्षणों में भिन्न होती हैं तो इसे ही कहा जाता है विभिन्नता। विभिन्नता, ठीक, विभिन्नता। यानी कि जब जनक से संतति भिन्न होती हैं लक्षणों में तो इसे ही कहेंगे क्या? विभिन्नता। और विभिन्नता किस जनन की देन है? लैंगिक जनन की देन है। नीट एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछ चुका है। आप किसी भी स्टेट में हैं और NCERT पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, विभिन्नता किस जनन की देन है? तो विभिन्नता जो है लैंगिक जनन की देन है। बात आई समझ में यहाँ तक? अब क्या हुआ? संतति कुछ अपने जनक से भिन्न हो गई एक पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में और भिन्न हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। अगली पीढ़ी में और भी भिन्न हो सकती है। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जो नई पीढ़ी होगा 3-4 पीढ़ी के बाद वाली संतति वह इस जनक से बिल्कुल भिन्न हो जाए, हो सकता है। तो क्या हुआ? इस जनक की जाति कुछ अलग और 3-4 पीढ़ी के बाद वाले संतति की जाति कुछ अलग हो जाएगी। तो क्या हुआ? एक जाति से नई जाति का निर्माण हो गया, और इसे ही कहा जाता है जैव विकास। इसे ही कहा जाता है जैव विकास। पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं उनका विकास ऐसे ही हुआ। एक जीव से, एक जाति से नई जाति का निर्माण होता गया, और आज जो है हम बहुत सारे जीवों को जानते हैं, उससे परिचित हैं। ये किसकी देन है? तो विकास की ही देन है। और विकास किस कारण हुआ? लैंगिक जनन के कारण। ठीक, बात यहाँ तक समझ में आई तो कमेंट कीजिए एक बार, तब हम आगे बढ़ेंगे। इसको मिटाएंगे, इससे आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं, और अब हम एक एक करके जनन की विधियों को पढ़ेंगे। और लैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं और लैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, हम एक एक करके जो है जनन की विधियों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां, मैकेनिज्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन की विधियां, अलैंगिक जनन की विधियां। ठीक, अलैंगिक जनन की विधियां
तो जीव जो है, जो जीव अलैंगिक जनन करते हैं उसमें अलैंगिक जनन की विभिन्न प्रकार की विधियां होती हैं। उन्हीं विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे द्विविभाजन, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है बाइनरी फिजन। पहली विधि इसमें हो जाएगा द्विविभाजन, द्विविभाजन, और इसे कहेंगे बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। द्विविभाजन है क्या? द्विविभाजन है क्या? ठीक, द्विविभाजन किसे कहा जाएगा, बाइनरी फिजन किसे कहा जाएगा, इसे हमें जानना है। द्विविभाजन किसकी विधि है? तो अलैंगिक जनन की। इतनी याद है, द्विविभाजन जो है अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें क्या होता है कि जब एक जनक बीच से दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक जनक बीच से दो भागों में विभाजित हो जाता है, यानी कि दो संतति बनाता है, तो इसे ही कहा जाता है द्विविभाजन। जब एक जनक दो भागों में विभाजित हो जाता है, केवल दो ही भाग, दो से अधिक नहीं, विभाजित हो जाता है, तो इस प्रकार के जनन को कहा जाता है द्विविभाजन। इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? तो द्विविभाजन। जैसे कि अमीबा, युग्लिना, जीवाणु, अमीबा उदाहरण, अमीबा, युग्लिना, जीवाणु आदि। ये जो जीव होते हैं, जिस प्रकार का इसमें जनन पाया जाता है उसे कहा जाता है द्विविभाजन। क्या कहते हैं? तो द्विविभाजन। जैसे कि हम ले लेते हैं क्या, एक बैक्टीरिया। ये जो है एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के बाहर की जो भित्ति होती है इसको कहा जाता है कोशिका भित्ति, और इसके बीच में जो है, इसमें जो है क्या है, तो ये इसका डीएनए है। क्या है? तो इसका डीएनए है। यह है सेल वॉल, सेल वॉल। अब क्या होता है कि सबसे पहले ये जो भित्ति होती हैं, ये जो लेयर होती हैं, वो बीच से सिकुड़ती हैं, बीच से दबती हैं। देखिए, बीच से क्या होती हैं? तो दबती हैं, जिस कारण से ये जो इसका डीएनए है, यह भी क्या होता है, तो दो भागों में विभाजित होने लगता है। डीएनए भी क्या होता है, तो दो भागों में विभाजित होने लगता है। डीएनए दो भागों में विभाजित होने लगता है, और दो भागों में विभाजित भी हो जाता है, दो भागों में विभाजित भी हो जाता है। अंततः ये दोनों भाग जो है क्या करते हैं, तो दो नए बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं। तो क्या हुआ, एक जो जीव है दो भागों में विभाजित हो गया, और इसी को कहा जाता है बाइनरी फिजन, यानी कि द्विविभाजन। और द्विविभाजन किस प्रकार की एक विधि है? तो अलैंगिक जनन की एक विधि है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे हम दूसरी विधि जानेंगे। दूसरी विधि क्या होगी? दूसरी विधि क्या होगी? तो हम दूसरी विधि जानते हैं, जो होगा क्या, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, इसको जो इंग्लिश में बोला जाता है स्पोरुलेशन। ठीक, तो बीजाणु जनन है क्या? तो इसमें क्या होता है कि जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं, छोटे छोटे बीजाणु उत्पन्न करते हैं, और वह बीजाणु जीव से अलग हो करके, अंकुरित हो करके उसी जीव के समान नया जीव उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार के जनन को कहा जाता है बीजाणु जनन। इस प्रकार के जनन को क्या कहा जाता है? तो बीजाणु जनन। देखिए क्या होता है, तो जीव बीजाणु यानी कि स्पोर उत्पन्न करते हैं, जो किसी भी
माध्यम द्वारा, चाहे यह वायु हो सकता है, जल हो सकता है, या कोई जीव हो सकता है, किसी माध्यम द्वारा जीव से अलग होकर अंकुरित होकर वैसा ही नया जीव बनाता है, तो इस प्रकार के जनन को कहा जाता है बीजाणु जनन। इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? तो बीजाणु जनन। जैसे कि इसका उदाहरण है पेनिसिलियम। उदाहरण क्या है? तो पेनिसिलियम यह क्या है? तो एक प्रकार का कवक है। ये क्या है? तो एक प्रकार का कवक है। ठीक, अब इसमें कैसे विभाजन होता है? तो आइए इसकी संरचना हम बनाते हैं। ये जो है इस पेनिसिलियम की संरचना है। ये जो दिख रहा है एक एक, यही क्या है? तो बीजाणु है। यही क्या है? तो बीजाणु है। यही अलग होकर जब वैसा ही नया जीव बनाता है, तो इसी को कहा जाता है क्या? बीजाणु जनन। आई बात समझ में? बीजाणु जनन किसे कहते हैं? तो इसमें जो है जीव क्या बनाते हैं? बीजाणु बनाते हैं, और वही बीजाणु जो है जीव से अलग होता है, अंकुरित होता है, और वैसा ही नया जीव बनाता है। जैसे कि पेनिसिलियम यानी कि कवक में कौन सा, इस पेनिसिलियम में कौन सा अलैंगिक जनन होता है? तो वह होता है बीजाणु जनन। 2 अलैंगिक जनन की विधियां हमने बताया यहाँ पे। अब जो है हम तीसरी अलैंगिक जनन की विधि जानेंगे, जो होगा मुकुलन यानी कि बडिंग। तीसरी विधि जो होगा क्या? मुकुलन। तीसरी विधि आइए जान लेते हैं, जो है क्या? मुकुलन, और इसी को कहते हैं इंग्लिश में बडिंग। इसमें क्या होता है? मुकुलन में क्या होता है? तो इसमें जो है जीव कहीं से भी अपने शरीर के किसी भी भाग से एक या अनेक छोटी शाखाएं निकालता है, जिसको कि बड कहा जाता है, मुकुल कहा जाता है, और वही मुकुल जीव से अलग होकर नई संतति बनाता है, वैसा ही नया जीव का रूप ले लेता है। तो इस तरह के जनन को कहा जाता है मुकुलन यानी कि बडिंग। मुकुलन यानी कि बडिंग। तो इसमें क्या होता है कि जनक के शरीर पर मुकुल बनता है, जनक के शरीर पर मुकुल बनता है। जनक के शरीर पर क्या बनता है? तो मुकुल बनता है, और मुकुल जनक से अलग होकर मुकुल जनक से अलग होकर जब वैसा ही नया जीव बनाता है, अलग होकर नया संतान बनाता है, तो इस तरह के जनन को कहा जाता है मुकुलन। इस तरह के जनन को क्या कहा जाता है? तो मुकुलन। बात समझ में आई? फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसके उदाहरण जानेंगे कि यह जनन किस में होता है। तो इसका उदाहरण है क्या? तो ईस्ट है। उसके बाद से जो है हाइड्रा है, ईस्ट और हाइड्रा में जो है इस प्रकार का जनन पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो आप जो है कमेंट अवश्य कीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है, पढ़ाई समझ में आ रहा है। और जो भी आपको बायोलॉजी संबंधित जो भी पढ़ाया जा रहा है उससे प्रॉब्लम्स हो, तो आप जो है उसको कमेंट अवश्य कीजिए, मैं जो है उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। ठीक, तो देखिए ईस्ट और हाइड्रा में कौन सा अलैंगिक जनन पाया जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो वह है क्या? मुकुलन। वह है क्या? तो मुकुलन। आइए हाइड्रा का हम यहाँ पे चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये जो है देखिए ये हाइड्रा है। क्या है? एक हाइड्रा है। तो इसके शरीर से जो है एक
शाखा निकलती है, ठीक है, एक या अनेक, एक शाखा हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसी को कहा जाता है मुकुल, मुकुल। और इसी को इंग्लिश में कहेंगे बड, इसी को इंग्लिश में कहेंगे क्या, बड। ये वृद्धि करता है और उसके बाद से जीव शरीर से अलग हो करके जब वैसा ही नया जीव बनाता है तो इसको कहा जाता है क्या, मुकुलन। इस क्रिया को क्या कहेंगे, तो मुकुलन। इस प्रकार का लैंगिक जनन को क्या कहेंगे, तो मुकुलन, यानी कि बडिंग। क्या, तो बडिंग। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी वैसे ही मुकुलन निकलेंगे और नए जीव की उत्पत्ति करेंगे, ठीक। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी नए जीव की उत्पत्ति हो रहा है ना, नए जीव की उत्पत्ति यहीं पर भी हो रही है, यानी कि ये क्या है, जिसमें नए जीव की उत्पत्ति है उसी को तो जनन कहेंगे और उसी को जनन कहा जाता है और वही हम लोग पढ़ रहे हैं। बात समझ में आया। अब जो है हम अगला जानेंगे जो होगा खंडी भवन। 3 पढ़ लिया हम लोग, चौथा जानते हैं क्या, तो खंडी भवन। चौथा खंडी भवन, खंडी भवन, इसको जो है कहा जाता है इंग्लिश में फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। ये है क्या, खंडी भवन। तो जीव का खंड में टूटना, एक ही खंड नहीं कई खंड हो सकता है, तो जीव का खंडों में टूटना और प्रत्येक खंड का नया जीव के रूप धारण कर लेना ही कहलाएगा क्या, खंडी भवन। यानी कि जब जीव खंडों में टूटते हैं, खंडों में टूटते हैं और प्रत्येक खंड नया जीव का रूप ले लेता है, नया जीव का रूप ले लेता है, तो इसे ही कहा जाता है खंडी भवन। और इसका एग्जाम्पल होगा स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स। उदाहरण हो जाएगा क्या, स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स आदि, स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स आदि। जैसे कि हम यहाँ पर एक स्पायरोगायरा का चित्र बनाएंगे। ये जो है एक स्पायरोगायरा का चित्र है और इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। किसी भी कारणवश यह खंडों से टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, कहीं से भी यह खंडों में टूट जाए, ये जो है कुछ इस तरह से इसकी संरचना होगी। ये जो है इसकी संरचना बनाते हैं, उसी तरह से इसकी भी संरचना होगी, ठीक। ये संरचना है और यही खंड जब नया जीव बनाता है, नया जीव, तो इसी को कहा जाता है क्या, खंडी भवन। इसे ही कहते हैं खंडी भवन। बातें समझ में आ रही हैं? तो आगे बढ़ते हैं और अगला जानते हैं। अगला क्या होगा, पांचवा विधि। पांचवा विधि, पांचवी विधि के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। वह होगा क्या, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन यानी कि इसी को कहा जाएगा रीजनरेशन। रीजनरेशन पुनरुद्ध भवन है क्या, तो जीवों का कटा हुआ भाग, जीवों का कटा हुआ भाग जब नया संतान बना लेता है तो इस क्रिया को बोला जाता है पुनरुद्ध भवन। कटा हुआ भाग से नई संतति का बनना, नई संतति बनाता है। कटा हुआ भाग जब नई संतति बनाता है तो इस प्रकार के जनन को कहा जाता है पुनरुद्ध भवन, यानी कि रीजनरेशन। क्या, तो रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्ध भवन।
अब जानिए कि पुनरुद्ध भवन का एग्जाम्पल क्या है। तो प्लेनेरिया है, अमीबा है, हाइड्रा है। प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा, ये क्या है? तो पुनरुद्ध भवन के उदाहरण है। अमीबा, प्लेनेरिया, हाइड्रा, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? तो पुनरुद्ध भवन के। सबसे अच्छा पुनरुद्ध भवन जिस जीव में होता है उसे कहा जाता है कौन? प्लेनेरिया। सबसे उत्तम पुनरुद्ध भवन किस जीव में पाया जाता है? पूछता है एग्जामिनेशन में, परीक्षाओं में पूछता है कि निम्न में से सबसे उत्तम पुनरुद्ध भवन करने वाला जीव कौन सा है? तो है प्लेनेरिया। आइए जान लेते हैं प्लेनेरिया का संरचना। ये जो है एक प्लेनेरिया है। क्या है? तो प्लेनेरिया है। इसका शरीर कहीं से भी कट जाए, इसका शरीर तो यहाँ से कट जाए, यहाँ से कट जाए, यहाँ से, प्रत्येक कटा हुआ जो भाग होगा वैसा ही नया प्लेनेरिया बनाएगा। तो इस तरह के जनन को कहा जाएगा क्या? तो पुनरुद्ध भवन। ऐसे अलैंगिक जनन को कहा जाता है पुनरुद्ध भवन, यानी कि रीजनरेशन। अब जो है हम जानेंगे पौधों में अलैंगिक जनन के बारे में। पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक या वर्धी जनन कहा जाता है। कायिक प्रवर्धन या वर्धी प्रवर्धन या जनन। तो इसको जो है हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अगले भाग में जो है जानेंगे कि पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। उम्मीद है कि आपको जो है ये हमारा पहला जो भाग है, पहला अध्याय का जो पहला भाग है वो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं अब हम अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।